हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 8 बजे हैं और हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं एक कप चाय के साथ। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में सिलेबस के लिए कमेंट आया था, जो कि सिलेबस मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि उसके बाद वीडियो गई ही नहीं। एक वीडियो गई तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इस वजह से उसमें सिलेबस वाली वीडियो मैं नहीं एडिट कर पाई। क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा एक वीडियो अगर अपलोड कर देते हैं तो आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम टाइम आप लोगों का जाए और आप लोगों के क्वेश्चन के जो भी आंसर हैं वो आप लोगों को मिल जाएं, जितनी नॉलेज मुझे है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं हर चीज़ जानती हूँ, लेकिन जितना जानती हूँ उतना आप लोगों के साथ शेयर करने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और करंट अफेयर्स मैंने दिन में कंप्लीट किया अपना, और साथ में मेरी ऑनलाइन क्लास जो होती है वो मैंने कंप्लीट किया। अब बच जाता है मेरा उसी का रिवीजन, क्योंकि जो क्लास नोट्स होता है उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन को लेके अभी भी आप लोगों को अगर डाउट होगा तो मैं बता दूँ कि मैं मिनी टेस्ट देती हूँ, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जब भी आप अपने टेक्स्ट बुक में जाएंगे, वहाँ पे सब्जेक्ट आप चूज करेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे टेस्ट, तो आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। और अदरवाइज आप कोई ऑफलाइन सीट भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी कोचिंग की सीट आती है, लेकिन उसमें जब एनसीईआरटी बेस आप सीट परचेज करेंगे उसी में आपको सब्जेक्ट वाइज मिलता है, नहीं तो सब्जेक्ट वाइज जल्दी नहीं मिलता है, आपको पूरा कॉम्बो मिलता है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि टेस्ट लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ की आया था एक कमेंट कि आप बुक लिस्ट की वीडियो इंग्लिश मीडियम से बता दीजिए। तो हिंदी में बुक थोड़ा सा मटेरियल मैं कहूँगी कम है, इंग्लिश में मटेरियल बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा हैं। तो जितनी भी बुक लिस्ट मैंने बताई है उसका आपको इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी उसकी बुक मिल जाएगी। उसमें से कोई भी एक ऐसी बुक नहीं है जो आपको इंग्लिश में उपलब्ध नहीं है मार्केट में, तो सारी बुकें आपको मिल जाएंगी इंग्लिश में। तो आप अगर चाहती हैं उस बुक लिस्ट को फॉलो करना तो कर सकती हैं। इन चीज़ आपने टेस्ट के लिए पूछा था, तो टेक्स्ट बुक पे भी आप हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेस्ट किस में देना चाहती हैं, हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से। तो बहुत इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मटेरियल मार्केट में बहुत सारे हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत सोच समझ के मटेरियल चूज करने हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको बुक ऐसे भी मिल जाएंगे जो ट्रांसलेटेड मटेरियल है, और ट्रांसलेटेड मटेरियल की हिंदी कैसी होती है वो आप समझ सकते हैं। इतनी टफ कई बार हिंदी हो जाती है कि उसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। आप एक बार चेक करिएगा, जितनी भी बुक लिस्ट मैंने बताई है सारी बुक लिस्ट आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल स्लॉट, और ये वाला स्लॉट मेरा स्टार्ट हुआ था शाम के 8 बजे से, और उसमें बीच में मेरा डिनर भी हुआ था, थोड़े टाइम रेस्टिंग भी थी, लेकिन टोटल मिला के 4 बजे तक का था। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे डिनर का टाइम हो गया, तो मैं अभी डिनर अपना बना ली। दिन की दाल बनाई थी सब्जी वगैरह ऐड करके, तो वो एक्स्ट्रा मैं ऐड बना देती हूँ दाल, तो शाम को केवल रोटी सेक लेती हूँ थोड़ी सी, तो डिनर हमारा हो जाता है। और शॉर्ट में मैं बता देती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो वो सारी वीडियो मैंने कट कर दी है। तो सबसे फाइनल स्लॉट जो मेरा था उसमें आज प्रैक्टिस सेट ही चले हैं, जो थोड़े से जियोग्राफी के भी टेस्ट लगाए और मिनी टेस्ट थे, और साथ में हमने रीजनिंग के भी टेस्ट कंप्लीट किए हैं। तो अब स्टार्ट हो जाता है हमारा नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मैं अपना बार बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके नज़रों के सामने रहेगा, आप उसको अगर बार बार देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन पेपर कैसे बनाता है आयोग। तो आज मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेना चाहिए, ताकि थोड़े से आइडियाज़ मिल जाते हैं। वैसे तो मैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगा रही हूँ, फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से एक मन में विश्वसनीयता बनी रहती है कि हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन आयोग पूछता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे जितने थे सारे मैंने अलग कर लिए, थोड़े से क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस भी किया, क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना था अभी। तो करंट अफेयर्स के कैसे क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन पूछे थे, वो सब कुछ देखा। उसके बाद मैं पढ़ने बैठी, तो एक माइंडसेट अलग होता है, आपका माइंड प्रिपेयर होता है क्वेश्चन को समझने के लिए। और फ्रेंड्स, पिछली वीडियो पे एक कमेंट रिसीव हुआ था कि फॉर्म मैंने फिल किया था बट एग्ज़ाम मिस कर दिया था, तो क्या मुझे नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा? तो बिल्कुल आपको इस वाले एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, फॉर्म आपने फिल किया था। तो फ्रेंड्स, आज आप सबने देखी होगी ये वाली न्यूज़ जो मैं यहाँ साइड में लगा रही हूँ।
यूपीपीएससी से जो निकल के आ रही है, यानी कि अब आयोग एक्शन में आ गया है। जब से आपके पीसीएस जे वाला मैटर उठाया है तब से हर रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आती है, और यही जो एग्ज़ाम का पैटर्न है जो अब ये फॉलो करने वाले हैं, यही पहले भी फॉलो होते थे। लेकिन बीच में इनको जब ये आरओ का इस बार वाला पेपर हुआ तो पता नहीं ये संख्या देख के मैनेजमेंट को नहीं संभाल पाए, क्या रीज़न था, जो भी था, क्योंकि इस बार जिस तरीके से परीक्षा केंद्रों का आवंटन हुआ था उस तरीके से कभी नहीं देखा गया था। आयोग का रिकॉर्ड था, परीक्षा बहुत अच्छे से कराते थे वो, और बहुत कभी कभार होता है जिसमें चूक होती है लोक सेवा आयोग के एग्जाम में, नहीं तो लोक सेवा आयोग के एग्जाम में इतनी बड़ी गलतियां देखने को कभी नहीं मिली थी। जिस लेवल पे इस बार पेपर वायरल हुए थे, जिस लेवल पे इस बार पेपर लोगों के पास पहुंचे थे, उस तरीके का कभी नहीं देखने को मिला था। और जितना रिकॉर्ड फॉर्म इस बार आए हैं आरओ की वैकेंसी में, उतने फॉर्म भी नहीं आए थे, क्योंकि हमने पहले का बैच परचेज किया है अपना, तो उसमें भी सर लोग यही बताते थे कि आपकी 300 सीट आएगी जिसके लिए 5 से 6 लाख फॉर्म पड़ेंगे। तो सबको एक मोटा मोटी अनुमान यही था कि बहुत ज़्यादा फॉर्म की संख्या जाएगी तो 6 साढ़े 6 लाख जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि 10 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे। और मुझे लगता है कि यूपीपीएससी से जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, किसी भी वैकेंसीज में इतने फॉर्म नहीं पड़ते हैं जल्दी। तो मुझे लगता है कि यूपीपीएससी मैनेजमेंट नहीं संभाल पाया, इतनी संख्या देख के उन्हें हड़बड़ाहट हो गई, जो भी रीज़न था, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर था पेपर इस तरीके से वायरल होने का, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह पे सेंटर बना दिए गए थे कि जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर का पेपर दिए थे, वो वाली फीलिंग आ रही थी सेंटर को देख के। क्योंकि आप जब अपने ही गाँव में सेंटर आपको मिल जाता है तो सिंपल सी बात है, वहाँ जिस स्कूल में गया उस स्कूल के मैनेजमेंट से, उस गांव के मुखिया का बहुत अच्छा पकड़ होगा, बहुत अच्छा व्यवहार होगा, तो बहुत सारी चीज़ें व्यवहार पे होती हैं। बहुत व्यवहार अगर है, जान पहचान है, तो पैसा बहुत काम करता है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि पेपर 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार में खरीदे गए और बेचे गए। तो इस लेवल पे खरीद फरोख्त हो पाया, उसके पीछे का परीक्षा केंद्र ही सबसे बड़ा रीज़न था। तो इस बार जो चेंजेस किए गए हैं उससे मुझे लगता है कि जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं उनको बिल्कुल भी कोई कष्ट नहीं होने वाला है, और वो काफ़ी खुश होंगे इस न्यूज़ से कि चलो कम से कम परीक्षा केंद्रों में बदलाव हुआ। तो अपने एरिया से बाहर निकलते हो तो आपकी पकड़, आपके सोर्स उतने काम नहीं करते हैं, ना उतने सोर्स निकल के आते हैं जितना आपको अपने गाँव या अपने क्षेत्र में मिल जाते हैं। सबके नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग हैं जो अपने गांव में, आप समझ रहे होंगे कि अपने गांव में लोग किस तरीके से काम करते हैं, अपने क्षेत्र में लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो जो आप अपने मंडल से बाहर निकल के जाएंगे पेपर देने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप अपना 100% दे पाएंगे, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि नहीं, हमें कहीं से कोई सोर्स नहीं लगने वाला है, कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका फोकस टोटली अपने पेपर पे होगा और उन्हें डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे ये सब फैक्टर उतने काम नहीं आते हैं। तो जो महिलाएं हैं उनका अपने मंडल में ही रहेगा, लेकिन अपने जनपद में पेपर नहीं मिलेगा, उन्हें सेंटर नहीं मिलेगा। उनको अपने जनपद से बाहर का कोई जनपद मिल जाएगा, जैसे अपने आसपास के एरिया के, जैसे मैं गाजीपुर की हूँ तो मेरा मैक्सिमम चांसेस है कि बनारस में पड़ेगा या इलाहाबाद में पड़ेगा। जैसे आपको मिलेगा अपने ही मंडल में मिलेगा सेंटर आपका, लेकिन अपने जनपद में नहीं मिलेगा। और उस वर्ग है उनको अपने मंडल से बाहर के कोई आसपास के मंडल में आपको सेंटर मिलेगा। और जो दिव्यांग एस्पिरेंट हैं, या चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उनको अपने ही मंडल में और अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चेंजेस है और मुझे लगता है कि इस बार पेपर बहुत अच्छे से होगा। अब पेपर एक दिन में कंडक्ट कराता है यूपीपीएससी या फिर 2 दिन लेता है पेपर कंडक्ट कराने के लिए, वो यूपीपीएससी का जब पूरा डिटेल आएगा शेड्यूल उसमें पता चलेगा। लेकिन अभी जो चेंजेस निकल के आए हैं उससे एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि माइंडसेट बन पाया है, ताकि हम लोग अपनी स्टडी अच्छे से करें और बस इस बार कुछ भी गड़बड़ी ना हो, इस बार अच्छे से पेपर हो और हम लोगों की मेहनत का फल हम लोगों को मिले। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो पे एक कमेंट्स आया था कि सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि सिलेबस हमने पूरा डिकोड किया हुआ है और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिकोड करके वीडियो अपलोड किया हुआ है मैंने, लेकिन वो वीडियो काफ़ी पीछे चली गई होगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पता नहीं आप लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, तो क्यों ना मैं डेली ब्लॉग में ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ एक बार वापस से सिलेबस, ताकि जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं उन्हें सिलेबस को समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है और हर वीडियो में लगभग मैं बोलती हूँ कि आयोग के माइंडसेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो किस माइंडसेट के साथ पेपर सेट करता है, वो हमसे क्या जानना चाहता है। तो उन सारी चीज़ों को समझने का सिर्फ एक ही
रास्ता है, आपका पहला सिलेबस है, पहले आप सिलेबस पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और सिलेबस अगर आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए प्रिपरेशन करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपको ये समझ आ जाता है कि हमको पढ़ना क्या है। जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं रहेगी कि हमको पढ़ना क्या है, तब तक आप भटकते रहेंगे और आपको समझ में नहीं, क्योंकि मार्केट में इतने सारे मटेरियल हैं कि ये डिसाइड करना बहुत टफ है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है या फिर हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। हम अपने एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना पढ़ना है, मुझे कितना नहीं पढ़ना है, ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आप फ्रेशर एस्पिरेंट हैं, क्योंकि कुछ सालों में तो एक्सपीरियंस आ जाता है, लेकिन फेलियर कई बार इतना तोड़ देता है कि संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए वापस से एक बार डिकोड किया हुआ सिलेबस मैं शेयर कर रही हूँ, तो जिसको मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आयोग का जो सिलेबस है वो बहुत मिनिमाइज सिलेबस है, वो बहुत शॉर्ट में दिया है, तो बहुत कुछ क्लियर उसमें नहीं हो पाता है। आपको पता है कि हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सबसे ज़्यादा किस पे टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है, साइंस में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी क्लियरिटी आपको सिलेबस से नहीं मिलने वाली है। तो सिलेबस को डिकोड करना होगा, और मेरे पास ये जो सिलेबस है इसको मैंने नहीं डिकोड किया है, इसको बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने डिकोड किया है, जिसको मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिख के अपने पास रखा है, ताकि जब भी मुझे लगे कि कुछ चीज़ें अगर मिसमैच हो रही है, मैं पढ़ रही हूँ नहीं समझ आ रही है, तो मैं देखूँ कि हाँ इसमें से ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं है जिसको मैंने मिस कर दिया है या उस पर मैंने फोकस नहीं किया है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ऐसे ही मेरे पास पॉलिटी का सिलेबस भी है, मेरे पास हिस्ट्री का सिलेबस भी है, लगभग मैंने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो उन्हीं में से एक ये है, और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत सारे पीडीएफ तो नहीं शेयर कर पाती हूँ, बिकॉज मैं सिंगल हैंड सब कुछ मैनेज करना रहता है, अपने जो भी बाकी के काम होते हैं वो भी, स्टडी भी, साथ में ब्लॉगिंग भी, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं मिल पाता है कि मैं अपने नोट्स के एक एक पेज का फोटो क्लिक करूँ, उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, फिर मैं शेयर करूँ। लेकिन अभी एग्जाम इतना पास में है नहीं, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स भी उतना पॉजिटिव आता नहीं है, तो मैं अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ। जब एग्जाम थोड़ा सा पास में आ जाएगा तो कुछ करंट के कंटेंट, साथ में कुछ जीएस के कंटेंट मैं शेयर करूँगी, क्योंकि सब कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं है और वो कमिटमेंट मैं कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी फाइट करना है, कंपटीटर हूँ मैं। तो उसी हिसाब से मैं अपनी ब्लॉगिंग करती हूँ, उसी हिसाब से मैं कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ सिलेबस मैंने शेयर कर रखा है, वहाँ पे कुछ हिंदी के कंटेंट भी मैंने शेयर कर रखे हैं कि मैं हिंदी के नोट्स कैसे प्रिपेयर की हूँ, तो वहाँ वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे नोट्स आप लोगों को जब भी मैं शेयर करूँ मिले, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सिलेबस, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे पॉइंट क्लियर लिखे हुए हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इसमें हमारा है सबसे पहला पॉइंट जो है वो है जीवन की उत्पत्ति एवं सजीवों के लक्षण, और उसके बाद कोशिका विज्ञान, कोशिका विभाजन, ऊतक, ऊतक में दो आते हैं प्लांट और एनिमल, पोषक तत्व, रक्त परिसंचरण तंत्र, हार्मोन, पाचन तंत्र व यकृत, उत्सर्जी तंत्र, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में आपके इतने पॉइंट्स आ जाते हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर वाले सेक्शन पे, इधर क्या है पादप, पादप में इतने सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपका मानव रोग, करंट तकनीक। करंट तकनीक में मैं थोड़ा सा क्लियरिटी आपको दे देती हूँ कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपके हैं जो करंट से रिलेट करके भी पूछ देता है, तो आप करंट पढ़ते रहेंगे तो वहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, तो वो कवर हो जाएंगे आपके। उसके बाद विविध आ जाता है, जो किसी भी सब्जेक्ट का होता है, जो सारे पॉइंट से हट के एक दो चार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, वो आपके विविध से आ जाते हैं, क्योंकि वो आपके इन्वायरमेंट से भी रिलेट करके पूछ देता है। तो कुछ लोग कहते हैं वो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, कुछ लोग कहते हैं साइंस का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसको विविध में रख देते हैं सर। तो उस हिसाब से ये सिलेबस डिकोड किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को साइंस में क्या पढ़ना है उसकी क्लैरिटी इस वीडियो से मिल जाएगी। बाकी हिस्ट्री और जियोग्राफी का जो भी सिलेबस है, पॉलिटी का, वो मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी, क्योंकि अगर सारे सिलेबस एक वीडियो में मैं शेयर करती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बजे हैं और आज का टाइम मेरा जो था वो करंट अफेयर्स में निकल गया ज़्यादा, और उसके बाद अपने कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैं मिनी टेस्ट दे रही थी, मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर रखी हूँ।
कि मैं मिनी टेस्ट लगाती हूँ टेक्स्ट बुक से। तो मिनी टेस्ट में आज ज़्यादा टाइम मेरा चला गया क्योंकि रीजनिंग काफ़ी दिनों बाद आज मैं सॉल्व करने बैठी, और मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो होती है वो होती है रीजनिंग और मैथ से। क्योंकि रीजनिंग और मैथ में मैं जैसे ही 2-4 दिन भी अगर प्रैक्टिस छोड़ देती हूँ तो जो क्वेश्चन में टाइम लगने लगता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। टाइम ड्यूरेशन एक क्वेश्चन पे लगभग 3 मिनट के जा रहे हैं अभी मेरे, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है क्योंकि बीच बीच में मैं छोड़ देती हूँ। जीएस वाला पोर्शन इतना ज़्यादा है कि मैं सोचती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं 14 क्वेश्चन को करने के चक्कर में बाकी के पोर्शन को छोड़ दूँ। लेकिन अब ये बात समझ आ गई कि चाहे 1 घंटे का ही टाइम देना है लेकिन रीजनिंग को प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि रीजनिंग में पहले मैथ नहीं आती थी, अब थोड़ा बहुत मैथ भी इंक्लूड कर दिया है। तो हमें थोड़ी सी वीक हूँ मैं मैथ में। रीजनिंग को तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, जो रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटेड हो जाती है जैसे मैथ से रिलेट करके पूछ देता है तो उसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है। और टाइम ड्यूरेशन का सबसे बड़ा लोचा होता है मेरा। तो 14 क्वेश्चन अगर है, 14 में अगर एक क्वेश्चन पे हम 3 मिनट अगर देने लगे तो मेरा बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, और ऐसे पेपर में बहुत मुझे अभी टेंशन हो रही है थोड़ी सी। तो मैं अब डेली बेसिस पे, क्योंकि मेरे पास रीजनिंग की कोई बुक नहीं है, मैंने कुछ सीट निकलवा रखी है टेलीग्राम से, और उसके बाद मेरे पास कोई बुक नहीं है, तो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ वो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो नहीं तो मैं दिखाती आप लोगों को कि मेरा टाइम ड्यूरेशन कितना जा रहा है, लेकिन अभी मैं टेक्स्ट बुक से ही सॉल्व कर रही हूँ। तो किसी दिन टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 दिन थोड़ा सा 1.5 से 2 घंटे टाइम दूं मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्यूशन में, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि आता है, बस मेरी स्पीड नहीं बन पा रही है। तो उसका थोड़ा सा इशू मुझे हो रहा है, क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करता है आपके एग्ज़ाम में। अगर आप स्पीड मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छूट भी जाते हैं, और वो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है खुद के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर क्वेश्चन भी छूट जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कट ऑफ क्लियर करना। तो जो अपनी वीकनेस है उसको समझ के, उसको एक्सेप्ट करके उस पर वर्क करना है, ताकि अपनी जो भी वीकनेस है समय रहते उसको कम किया जा सके, उसको दूर किया जा सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो तो रेगुलर बेसिस पे नहीं संभव हो पा रहा है अभी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के जो भी वैल्यूएबल क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाती हूँ उसका मैं वीडियोज़ में ज़रूर मेंशन कर देती हूँ। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करिए। जो भी ब्लॉग में शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए टाइम को ध्यान में रख के मैं शेयर करती हूँ, ताकि जो भी कंटेंट मैं दूँ आप लोगों को वो आप लोगों के लिए यूजफुल हो, आप लोग उससे कुछ सीख सको, अपनी स्टडी में आप लोगों को मदद मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।